सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ना, मैसेज मिला आप लोगों को? एक बार कंफर्म करोगे सर? हाँ सर। ओके सर। ठीक है सर, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इनकम टैक्स क्लास। तो जैसे कि वी ऑल नो, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी यानी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कशंस कर रहे हैं आजकल। तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है सर। मैंने कॉन्सेप्ट वाइज कुछ बाकी ऐसा है नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़ा और हो जाए तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बस उसी के ऊपर बात करेंगे, दो चार टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बात करेंगे। लास्ट क्लास मैंने शायद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाया था कि जब हम लोग हाउस लोन लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, तो लोन का क्या एडजस्टमेंट होते हैं और लोन का कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, स्पेशली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस इन हाउस प्रॉपर्टी। यानी क्या होता है कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जब भी हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी, स्पेशली लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपका है, लेट आउट प्रॉपर्टी मैंने जिस प्रॉपर्टी को आप सिर्फ भाड़ा पे देते हो सर, हाँ, भाड़े पे देते हो, रेंट पे देते हो, वही आपका बिजनेस की तरह है। मैंने बिजनेस नहीं बोलेंगे इसको, गुड बट इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग। मतलब रेंटल इनकम आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो रेंटल इनकम आपका सोर्स ऑफ इनकम है और आप लेट आउट करके कमाते हो। तो जिस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट के कारण यूज करते हो, उसके लिए अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, है ना। हाउस प्रॉपर्टी है, आपका ही घर है, बट आपने लोन लेके प्रॉपर्टी को बनाया, तो लोन लिया तो इंटरेस्ट भरो। अब सवाल उठता है सर, ये इंटरेस्ट जो खर्चा है, इसका कोई डिडक्शंस मिलेगा कि नहीं? द आंसर इज यस, है ना। लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा डिडक्शंस के तौर पे मिल जाता है। सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के अंदर आप लोगों ने देखा, सॉरी 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दूसरी तरफ सर, अगर आपका प्रॉपर्टी जो है ये अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, याद है ना सर ये सब बातें, मैं कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड माने, हाँ सर, सेल्फ ऑक्युपाइड माने, सर सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड माने जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, ठीक है, खुद, खुद का घर है, माने खुद रहने के लिए, घर तो आपका ही है, बट आपका ऑक्युपाई किया हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से आप यूज करते हो, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का क्या होता है कि आप जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, एक 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 लिमिटेशन है सर, एक सेलिंग लिमिट है। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, या तो मैक्सिमम आपको 2 लाख मिलेगा या फिर 30,000 मिलेगा, है ना। अच्छा राहुल, राहुल তুই করে নিয়েছিলি হাউস প্রপার্টি স্টার্টিং লেকচার্স গুলো? আরে হাউস প্রপার্টি স্টার্টিং লেকচার্স গুলো হ্যাঁ দেখে স্যার, হাউস নিয়েছিস তো? প্রপার্টিটা করে নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, বিজনেসটা, ভাড়াটা আর এক সাইডে যে থাকবে সেই চিত্র অব্দি তো পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি আমি। আচ্ছা তারপরেরটা আর করিসনি ওই কি না না, বলে? ওটা করে নিয়েছি, আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলছিলাম যে হয়ে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা হয়ে গেছে, ভেরি গুড স্যার। তাহলে এগুলো বুঝতে আশা করছি অসুবিধা হচ্ছে না, তাই তো? नो सर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी ये सब डिस्कस हो चुका है। तो 30,000 तक का मैक्सिमम आपको मिल सकता है या फिर 2 लाख तक। ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में सर, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं उस प्रॉपर्टी में भी गवर्नमेंट हमको लोन का इंटरेस्ट का छुटकारा देते हैं, ठीक है। छुटकारा मैंने इंटरेस्ट भरेंगे तो सरकार बोलते है कि भाई डिडक्शन ले लो, मजा है आपको। मजा क्यों? टैक्स कम पड़ेगा। मजा इसलिए कि इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा। तो इससे बड़ा मजा और क्या हो सकता है? अगर 10,000 भी कोई बचा ले ना, तो भी बड़ा खुश हो जाते भी 10,000 बच गया मेरा, है ना। अच्छा तो सर सवाल उठता है, सर आज क्या बताओगे? सर सवाल ये है कि आज क्या बताएंगे, इस पे बड़ा सवाल है। सर आज ना कुछ क्वेश्चन कराने का इच्छा है। जैसे एक मुझे इच्छा है कि एक जहाँ पर सर्विस और
प्रॉपर्टी दोनों एक साथ दिया जाता है, उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन कराने का इच्छा है। कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट रेंट। और एक तरीका का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना आपके पास मानो 4-5 प्रॉपर्टी है, तो 4-5 प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो फिर क्या सारा प्रॉपर्टी लेट आउट है कि सारा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है? तो लॉ क्या कहते हैं, ठीक है, ये 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर आता है, ठीक है। अगर किसी बंदे के पास 2-4 घर ज्यादा है, एक से ज्यादा घर है या 2 से ज्यादा घर है, तो वो किस तरह से ट्रीटमेंट करेगा हाउस प्रॉपर्टी में। माने कुछ चीजें ना डीम्ड टू बी लेट आउट भी माना जाता है। क्या माना जाता है सर? डीम्ड टू बी लेट आउट। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन लो, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। डीम्ड ओनरशिप ये है क्या? नहीं नहीं, नॉट डीम्ड ओनरशिप। एक सेकेंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर एक क्वेश्चन है जो आपको अभी करने के लिए भी बोलूंगा। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ठीक है सर। ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्या लिखा है? गणेश हैज 3 हाउसेस। दिखाई दे रहे हैं सबको? हाँ सर, गणेश के पास 3 घर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। ये जो मिस्टर गणेश है, इनके पास 3-3 घर है। इन्होंने सारा घर सेल्फ ऑक्युपाई करके रखा है, रेंट पे नहीं दिया, रेंट पे नहीं दिया है, सारा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज अंडर। सभी घर का पर्टिकुलर्स भी आपके सामने रखा है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 का। ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ गया। अब जब आपके पास हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 भी है, और तीनों का तीन बता रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ऐसे सिचुएशंस में आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने बोले और सारा का सारा सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स याद करोगे करोगे तो आप देखेंगे वहां पर हम लोगों ने ना सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एक अलग ही ट्रीटमेंट करके रखे हैं। अलग ट्रीटमेंट माने सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई इनकम तो होता नहीं है, उल्टा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में अगर लोन है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में अगर लोन का इंटरेस्ट होता है तो आपको नेगेटिव इनकम आ जाता है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो, लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आपको लोन है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। सर थोड़ा अलग क्यों? बिकॉज ये जो सिचुएशंस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? डिफरेंट कुछ ऐसा है कि अगर किसी के पास 2 से ज्यादा घर है ना, तो फिर वो मैक्सिमम अपना 2 घर जो है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, बाकी घर को उसको लेट आउट मानना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। 23 স্যার, के अंदर आता है। हाँ बोलो सर, बोलो। আমার যদি ৩ টে বাড়ি থাকে আর ২ টো বাড়ি যদি আমার সেলফ অকুপাইড হয়, তো শুধু ওই ২ টো বাড়ির তো ট্যাক্সটা পে করব। ৩ নম্বর বাড়িতে তো ট্যাক্স কোনো পে করতে হবে না আমার। सर वही चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा सुनो तो पहले। না, না, আমি বললাম বিকম এ हाँ हाँ বলেছে তো। हाँ, बुझते पेरेছি। देख, तो सही बोल रहे हैं, थोड़ा सुन ले। रूल्स थोड़ा चेंज भी हुआ है, पहले रूल्स कुछ था, अभी थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड, if more than 2 properties are self-occupied or unoccupied, the assessee may claim benefit of nil annual value in respect of any 2 properties at his options. assessee माने जिसका टैक्स कैलकुलेशन आप कर रहे हो, उसके पास ऑप्शंस रहेगा कि वो कौन सा 2 प्रॉपर्टी का नील वैल्यू माने। सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू नील होता है, इतना तो आप लोगों को पता है ना सर।
क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कोई वैल्यूएशन नहीं आता, क्योंकि उसका कोई भाड़ा नहीं होता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका नील वैल्यू होता है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो रूल क्या कहते हैं 23 सबसेक्शन 4, इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आर सो सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड, the assessee may claim benefit of nil annual value in respect of any 2 properties at his options. एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी रहेगा, द अदर प्रॉपर्टी, मैंने सपोज किसी के पास 3 घर है या 4 घर है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है, द अदर प्रॉपर्टी वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, बाकी जो भी घर रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, डीएलओ करना पड़ेगा। डीएलओ मैंने डीम्ड टू बी लेट आउट, मैंने मान लेंगे कि वो लेट आउट है। राहुल बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। मुस्तफा लिखा था, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। शालिनी, सनोन, नील, बोलो सर थोड़ा, बोझे जाच्छे, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा घर रहेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी दी जीएबी। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा वही जीएबी माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है सर कैसे इसका कैलकुलेशंस होगा। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चंस भी होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल अभी आपके साथ आपको समझाने के लिए यूज करते हैं, और फिर एक होमवर्क भी आपको मैं घर के लिए दूंगा जो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा ये 23(4) का। और अगर किसी के पास ऐसा, आपको एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपके पास अगर ऐसा केस आएगा तो आपको भी पता हो जाएगा कि करना क्या है ना। चलो तो जो गणेश का एग्जाम्पल एक्चुअली मैं आपके साथ डील कर रहा था, उसी एग्जाम्पल में थोड़ा बात करूंगा, ध्यान से देखो सर। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें गणेश के पास 3 घर है, ठीक है। गणेश हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ व्हिच आर सेल्फ ऑक्युपाइड। तीनों का तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है गणेश जी ने। पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज ऑन दैट। करंट प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है और असेसमेंट ईयर 23-24। ओके, ये बात तो आपको पता ही है, बेसिक्स है सर एकदम। अच्छा, इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दिया है कि म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर एनम है। हाउस 1 का पर एनम म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से 3 लाख का, हाउस 2 का 3,60,000 का, और हाउस 3 का 3,30,000 का, ठीक है, 3,30,000। फेयर रेंट भी दिया है सर, 3,75,000, 2,75,000, 3,80,000। अच्छे से क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट पर एनम दिया है 3,50,000, 3,70,000, 3,75,000। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेस, मैंने आपका घर परचेस कब हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है कि हाउस 1 जो है वो 31 मार्च 1999 को हुआ है, हाउस 2 31 मार्च 2002 को हुआ है, एंड हाउस 3 1 अप्रैल 2015 को हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर म्यूनिसिपल टैक्स हाउस 1 का 12%, हाउस 2 का 8%, हाउस 3 का 6%। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करेंट ईयर, हाउस 1 हाउस 2 में कुछ बताया नहीं, हाउस 2 का 55,000 बोला है। और एक चीज, इंटरेस्ट फॉर करेंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2015 फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस 3 का एक दिया है सर 1,75,000 का, 1,75,000 का एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है अप्रैल 2015 का, जो हाउस 3 के केस में बोला है 1,75,000 का है। सो ये आपका क्लाइंट गणेश का हिसाब है। ये कौन है आपका? गणेश जी आपका क्लाइंट है। तो क्लाइंट आपके सामने आया है अपना हिसाब लेके ना। क्वेश्चन यही है, क्लाइंट आपको ये पूछ रहा है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब या कॉस्ट अकाउंटेंट साहब या कंपनी सेक्रेटरी साहब, जो भी टैक्स कंसल्टेंट साहब, आप मुझे बताओ कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 क्या होगा। ऐसे आज सीए डे है सर, है ना, हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू। ऐसे हैप्पी, आज डॉक्टर्स डे भी है ना सर, आज सीए डे भी है, आज डॉक्टर्स डे भी है। Compute Ganesh income from house property for assessment year 23-24 and suggest which house should be opted by Ganesh
to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum. माने 3 घरों में से कौन सा 2 घर वो सेल्फ ऑक्युपाइड करेगा ताकि उसका टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सर? पहले मुझे इतना बता दो, उसके बाद तो आगे का कैलकुलेशन होगा जो आसान है सर। आगे का कैलकुलेशन इजी है। फर्स्ट आप मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? माने गणेश जी का प्रॉब्लम क्लियर है, सोल्यूशन तो हो जाएगा। हाँ सर। तो चलो अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले सारा जितना प्रॉपर्टी है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, अब सबको ना पहले ना लेट आउट मान लो, डीम्ड टू बी लेट आउट। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा करने के पीछे मेन रीजन है कि क्योंकि आपको ना अपने क्लाइंट को बेस्ट बेनिफिट देना है। माने आपका क्लाइंट जो है उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ये एश्योरेंस आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा, वो भी लॉ में रह के। माने आपका जो इनकम टैक्स का लॉ है उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपने क्लाइंट को बेस्ट बेनिफिट देना है ताकि क्लाइंट को कम से कम टैक्स पे करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा सबसे पहले सारे के सारे प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लो, तो बेस्ट है। तो क्या होगा, हाउस 1 भी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, हाउस 2 भी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा और हाउस 3 भी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो क्या होगा? ठीक है, यानी अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, ये अगर का ही बात है सर, अगर मगर होता है ना, वही अगर। डीम्ड माने अगर होता तो क्या होता, मान लेते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हाउस 1 का जीएबी क्या होगा? नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर जीएबी कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है। क्या करे सर, और स्टैंडर्ड रेंट भी है। जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा? क्या करे बोलो? MBFR सर हायर। टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड, है ना, विच एवर इज लोअर। तो 3 लाख और 3,75,000 में से हायर कौन है? 3,75,000। 3,75,000 और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर कौन है? 3,50,000, है ना। MBFR टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो जीबी क्या हो जाएगा हाउस 1 का? 3,50,000, है ना। अब मैं जैसे आपको सिखा के आया सर, ये सब आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर जो भी लिखा है फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कैसे बोला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, expected rent is the GAB of house property, expected rent equals to higher of MB and FR but restricted to SR। एक ही बात है, बस थोड़ा सा लिखा है अपने हिसाब से, बट आपको पता है कि क्या करना होता है। MBFR टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर। ओके, तो स्टैंडर्ड रेट अगर लोअर है तो उसी को लेना है। ठीक है, तो 3,50,000 आपका हाउस 1 का हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है सर 3,50,000 जीएबी कैसे हो गया? ये तो स्टेप 1 का कैलकुलेशन था, बट क्या हमारे इस क्वेश्चन में स्टेप 2, स्टेप 3 ये सब आएगा क्या? किसी किसी के मन में चलता है कि सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब करना है। अरे भाई इंफॉर्मेशन इतना है नहीं तो क्या करोगे? स्टेप 1 से ही आपका काम बन गया, तो स्टेप 2 में काहे जाना है? स्टेप 2 वगैरह तब करना पड़ता है जब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन हो, एनुअल रेंट का इंफॉर्मेशन हो, हाँ सर, वैकेंसी का इंफॉर्मेशन हो, तो आपका स्टेप 3 आता है। बट क्या हमारे क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चंस है इसमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है क्या? बोलो ना सर। ना सर गिवन तो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर ARR का भी कुछ नहीं करना है, और माने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का स्टेप 2 जो होता है उसका भी कुछ मैटर नहीं है यहाँ पर। और स्टेप 3 माने अगर वैकेंसी होता, एनुअल एक्चुअल रेंट अगर कम हो जाता तो स्टेप 3 देखना पड़ता है, बट इसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेप 1 ये भी हो जाएगा, सिंपल बात है।
माने RER जो है वही GAB हो जाएगा, बिकॉज वही लेटेस्ट वैल्यू है और कोई डेटा है नहीं, तो जो लेटेस्ट डेटा होगा वही GAB होगा, इसमें क्या है, सिंपल। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन उतना सारा होता, जैसे कि आप लोगों को पहले कुछ क्लासेस में मैंने थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस करा के आया, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा जो मैंने आपको पहले कराया, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर यहाँ पर स्टेप 1 या RER ही आपका सब कुछ है, मैंने एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो वही RER या ER भी बोलते हैं, RER और ER एक्सपेक्टेड रेंट, वही आपका GAB है। तो हाउस 1 का 3.5 लाख, हाउस 2 का भी कैलकुलेट कर लो, 3,60,000, 2,75,000, टेक द हायर, which is higher, 3,60,000, subject to standard rent whichever is lower, माने 3,60,000 और 3,70,000 में लोअर कौन है? 3,60,000, तो आपका हाउस 2 का GAB होगा, माने एक्सपेक्टेड रेंट होगा 3,60,000, ठीक है। और हाउस 3 का 3,30,000, 3,80,000, टेक दी हायर, whichever is higher, 3,80,000, 3,80,000 और 3,75,000, which is lower, 3,75,000, है ना। अब यही आपका GAB होगा, तो हाउस 2 का 3,60,000, हाउस 3 का 3,75,000। चलो देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। यस सर सही है, ठीक है, यही आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, यही आपका GAB है। स्टेप 2 स्टेप 3 कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज उतना इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं। अब जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा सर। अच्छा अब क्या है सर, GAB जैसे मिल जाता है, वहां से क्या करते हैं हम लोग, म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं। वो भी कौन सा म्यूनिसिपल टैक्स, जो ओनर पे करते हैं प्रीवियस ईयर में। असेसमेंट ईयर 23-24 है ना, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में ओनर जितना टैक्स पे करेगा उतना अमाउंट ही माइनस किया जा सकता है, यही रूल्स है। पेड बाय दी ओनर, देखना मैंने फॉर्मेट लिखाने के टाइम पे ये बात बार बार बोला, और एक क्वेश्चन भी कराया जहां पर ओनर ने भी पे किया, टेनेंट ने भी पे किया। तो सर टेनेंट जो पे करते हैं ना वो नहीं लिया जाता है, ओनर जो पे करते हैं वो लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि टैक्स पेमेंट दिखा और माइनस कर दिए, कौन पे कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सो GAB से जब आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देते हो जो पेड बाय ओनर है, इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 12%, किसके ऊपर लगाएंगे, 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख क्या है सर, सर म्युनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू। यस नॉवनिल, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो 3 लाख मेरा म्यूनिसिपल वैल्यू है और म्यूनिसिपल टैक्स है 12%, तो 3 लाख का 12% हो जाएगा, तो 36,000 होगा। अच्छा इधर भी देख लो सर, 3,60,000 है, इसका 8% करना, और 3,30,000 है, इसका 6% करना, करके मुझे बताओ तो सर सब सही है कि नहीं, आंसर मैच कर लो। ये 36 हुआ है कि नहीं, ये 28,800 हुआ है कि नहीं, और ये 19,800 हुआ है कि नहीं, प्लीज मुझे करके बताओ। हाँ सर। आया, सभी का आ रहा है ना। 3,60,000 पे 3,60,000 पे कितना लगाएंगे, 8%, 28,800, वेरी गुड सर। और एक करना है 3,30,000 पे 3,30,000 पे 6%, 19,800, यस मैच हुआ सर। तो क्या कहते हैं सर, रूल्स क्या कहते हैं, फॉर्मेट क्या कहते हैं, GAB से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने से NAV मिलता है, तो कर लो माइनस, इसमें क्या है। माइनस करने के बाद हमारे पास NAV आ गया, नेट एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी का। हाउस 1 का भी आया, हाउस 2 का भी आया, हाउस 3 का भी आया। बात बहुत सिंपल है। आगे क्या करना है सर, डिडक्शंस देना है। सर डिडक्शंस क्या होता है, सेक्शन 24 के हिसाब से है। एक स्टैंडर्ड है 30% ऑफ NAV, और अगर आपका बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो माइनस हो जाता है। सो 30% ऑफ NAV तो फिक्स्ड है, जितना NAV है उसका 30%, जितना NAV होगा उसका 30%। तो आपका हाउस 1 का वैल्यू हो जाएगा 94,200 माइनस हो जाएगा, इसका 99,360 माइनस हो जाएगा, इसका 1,06,560 माइनस हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है सर,
30% ऑफ एनएवी में कोई डाउट है क्या? ये रूल्स है, आपको पहले भी बताया गया, फॉर्मेट सिखाने के टाइम पे भी बोला गया। बोलो कोई डाउट है क्या? ये देखो कितना बार समझाया गया, क्वेश्चंस भी हुआ है 30% ऑफ एनएवी। सो जैसे कि ये बहुत सिंपल काम है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आपको कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका है या नहीं। तो इसमें लिए फिर से क्वेश्चन में चलते हैं और देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी रिपेयर का भी कोई लोन लिया होगा, उसका भी कोई इंटरेस्ट हाउस वन का तो है नहीं। हाउस वन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाउस टू का प्रॉपर्टी रिपेयर के ऊपर इंटरेस्ट है, और हाउस थ्री का 1,75,000 का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये 55,000 एंड 1,75,000 क्या होगा दोनों प्रॉपर्टी के लिए? माइनस होगा कि नहीं? माइनस होगा तो एकदम बिल्कुल माइनस होगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई लिमिट है क्या? इसमें कोई लिमिटेशन है क्या? है सर 2 लाख है। 2 लाख का लिमिट। सर ठीक से बोलो। सर 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख तक का। सर इसमें 2 लाख का बेनिफिट क्यों मिलेगा? सर मैक्सिमम, सर मिनिमम क्यों? जितना अमाउंट उतना मिलेगा। सर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये जो हम लोग हिसाब कर रहे हैं ये लेट आउट है ना, तो इसमें कोई लिमिट तो है नहीं ना, जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना माइनस कर सकते हो ना। কিন্তু স্যার 2 লাখের উপরে হলেও সেটাকে মাইনাস করতে পারবো নাকি? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या हिसाब कर रहे हैं सर? हम लोग क्या हिसाब कर रहे हैं? मैं स्टार्टिंग में लिखा भी था, डीएलओ मान के चल रहे हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी लेट आउट है। तो डीम्ड लेट आउट का क्या कॉन्सेप्ट है? सर भूल रहे हो आप लोग भूल रहे हो। ये जो लिमिटेशन है, इसमें मैंने कोई लिमिट लगाया था लेट आउट प्रॉपर्टी में? देखो तो, जितना होगा उतना। क्वेश्चन भी हुआ बाद में, लिमिट तो है सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में है सर, लेट आउट में लिमिट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसका तो आपको मैं बताया लास्ट क्लास में। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मिलेगा, जितना इंटरेस्ट भरोगे उतने का ही आप माइनस कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको लिमिटेशन का ध्यान देना चाहिए, मतलब लिमिट का। तो अभी क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसका 55,000 है और इसका 1,75,000 का है, पूरा ही माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा, हाउस वन का माइनस करके देख लो आप लोग भी मेरे साथ साथ, 2,19,800। ठीक है, ये कहां से माइनस हो रहा है? ये वैल्यू से, एनएवी से। ये हो जाएगा 1,76,840 और ये हो जाएगा 73,640। यहां तक का हिसाब क्लियर है? फिर आगे समझाऊंगा सर, पहले इतना बता दो, ये डीम्ड टू बी लेट आउट का हिसाब समझ में आया? मैंने आपको बस इतना समझाया अभी तक कि गणेश जी का 3 प्रॉपर्टी है, 3 हाउस है, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है। बट जब हम लोगों को गणेश जी हमारे पास आए एज ए कंसल्टेंट, सॉरी एज ए क्लाइंट कंसल्टेंसी के लिए, तो गणेश जी हमें पूछ रहे हैं कि भाई मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मैं तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हूँ, अब एज पर द इनकम टैक्स आप मेरा हिसाब लगा दो भाई, मेरा कितना टैक्स लायबिलिटी होगा। अब गणेश जी ने मुझे ये भी बताया कि आप मेरे लिए मिनिमम लायबिलिटी का बंदोबस्त करो, मेरे लिए मिनिमम लायबिलिटी का बंदोबस्त करो। तो जैसे कि उनको मिनिमम लायबिलिटी कराना है, उसके लिए मैंने जो हिसाब आपके साथ कर रहा हूँ, ये मेरा हिसाब तो नहीं है, इनकम टैक्स ही बताता है। तो भाई सबसे पहले अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो आप पहले क्या करो, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी को आप डिम्ड टू बी लेट आउट, डिम्ड मैंने मान लिया सर, मान लिया। मैं बोला ना, अगर ऐसा होता
तो क्या होता, अगर तीनों प्रॉपर्टी लेट आउट होता तो क्या होता, ये क्या होता का हिसाब चल रहा है। अब आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या होता करने के पीछे क्या रीजन है, माने ये अगर तीनों लेट आउट होता तो क्या होता, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा वेट कर जाओ। लेकिन ये जो 3 डेटा आया ना, ये तीनों डेटा आपको आगे हेल्प करेगा, वेट एंड वॉच। अब आपके सामने ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस है आपके सामने, आपके सामने ऑप्शंस ये है कि गणेश जी का 3 घर है ना। रूल कहता है, इनकम टैक्स का नियम कहते हैं 23 सबसेक्शन 4 के तहत कि कोई भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड बनाओ और 1 प्रॉपर्टी को लेट आउट बनाओ। इफ हाउस 1 एंड हाउस 2 ऑप्टेड टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा। रूल कहते हैं कि किसी भी 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड बना सकते हो, 1 प्रॉपर्टी यहाँ पर लेट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टी होता तो 2 सेल्फ ऑक्युपाइड 2 लेट आउट, अगर 5 प्रॉपर्टी होता तो 2 सेल्फ ऑक्युपाइड 3 लेट आउट, ऐसा हो जाता। यानी मिनिमम 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास पहला ऑप्शन है, अब थोड़ा पजल्ड करना है, माने बेसिकली ऐसा होता है ना कि चूजिंग करना है। हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, हाउस 3 को लेट आउट कर लो, ठीक है, एक रैंडम कर रहे हैं सब। अब देखो आगे क्या होता है। तो अगर आपका हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है और हाउस 3 लेट आउट है, तो आपका हिसाब क्या होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। सर हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या वैल्यूएशन आएगा आपका, बोलो। हेलो, सर नील। क्योंकि मेरा हाउस 1 का कोई लोन है क्या, माने इंटरेस्ट कुछ है क्या इसका, कुछ इंटरेस्ट है इसका, कुछ भी नहीं है। तो कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, माने कोई नेगेटिव वैल्यू होगा क्या, नहीं, नहीं होगा ना सर, ये सर कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, तो इसका वैल्यू नील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ कमाते नहीं है, बस एक बेनिफिट सरकार हमें देता है कि अगर लोन का है, इंटरेस्ट है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या तो 30,000 या तो 2 लाख मैक्सिमम, ठीक है। इसीलिए हाउस 1 आपका नील हो जाएगा। हाउस 2, हाउस 2 में आपका इंटरेस्ट है 55,000, ध्यान से सुनना, हाउस 2 में आपका इंटरेस्ट है 55,000। इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपने घर कब खरीदा, आपने लोन का डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेज कब बता रहे हैं आपका, हाउस 2 का 31 मार्च 2002। और यहाँ पर आपका कोई फ्रेश लोन नहीं है, ये रिपेयरिंग के लिए लोन है, रिपेयरिंग का लोन है, 55,000 का लोन का इंटरेस्ट है। तो सवाल ये उठता है सर, तो इसको हम लोग मैक्सिमम 55,000 तक का इंटरेस्ट दे सकते हैं या 30,000 तक देंगे। सर 30,000। सर रिपेयरिंग के लिए है, फ्रेश लोन नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन का लोन नहीं है ना। अगर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन का लोन का इंटरेस्ट होता तो ले सकते, लेकिन ये रिपेयरिंग के लिए था। तो यहाँ पर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड में आप इंटरेस्ट कितना डिडक्ट कर सकते हो, 30,000 मैक्सिमम। भले ही आपने 55,000 का इंटरेस्ट दिया, भले ही आपने 55,000 का इंटरेस्ट भरा, बट आपका लिमिट लग गया सर 30,000 का। और हाउस 3 का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, कितना, हाउस 3 का क्या वैल्यूएशन है आपका, इनकम कितना है हाउस 3 का, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड सर, ये कैलकुलेट हो चुका है 73,640। अब ये आपका इधर आ जाएगा, तो 73,640 और इधर आपका 30,000 इधर नेगेटिव दिखा रहा है, और ये हाउस 1 का वैल्यू नील है, तो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगा, 43,640। प्लीज मुझे बताओ ऑप्शन 1 का हिसाब समझ में आएगी नहीं, हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी के मन में कोई डाउट है क्या, क्लियर है एकदम।
अरे बताओ ना सर, जो भी है बताओ, पूछ तो रहा हूँ। समझ में आया? ऑप्शन 1 में क्या हुआ आपका? राहुल, नील, शालिनी, नवोनील, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, बोलो सर। हाउस 1 में, सॉरी ऑप्शन 1 में आपने दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना एज पर दी रूल 23 सबसेक्शन 4 कि आपके पास अगर दो से ज्यादा घर हैं तो आप कोई भी दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, एक घर को लेट आउट करो। लेट आउट का वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर चुके थे, सेल्फ ऑक्युपाइड का हिसाब भी देख ली। अब ये था ऑप्शन 1। अब है ऑप्शन 2। अभी भी आंसर नहीं आया, अब देखना है सर विच इज द बेस्ट, यानी सबसे कम लाइबिलिटी किस में होने वाला है? किसका? क्लाइंट का, मिस्टर गणेश का। अब गणेश आपके पास ऑप्शन 2 बता रहे हैं, हाउस 1 एंड हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो सर, हाउस 2 को लेट आउट मान लो। अगर हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है तो वो तो नील है, बिकॉज उसका कोई लोन का इंटरेस्ट है नहीं। हाउस 2 आपने डीएलओ माना, क्या माना? डीएलओ, डीम टू बी लेट आउट। और हाउस 1 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो हाउस 1 का तो नील है, हाउस 3 का क्या करें? सर हाउस 3 का आपका इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट आपने भरा हाउस 3 का? जो लोन आपने 1415 में लिया उसका कितना इंटरेस्ट आपने भरा सर? 1,75,000 का, है ना? 1,75,000 का। सर ये मिल जाएगा पूरा? माने मैं बोलना चाहता हूं कि क्या ये 2 लाख के अंदर है? हाँ सर। ये 2 लाख के अंदर है और आप ये 1,75,000 पूरा ले सकते हो। तो 1,75,000 का नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों? बिकॉज आप पे कर रहे हो कि कोई इनकम नहीं है। दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। इनकम तो आपने लेट आउट से किया। हाउस 2 का क्या इनकम बना था बोलो, लेट आउट करके? 1,76,840, है ना? हाउस 2 अगर लेट आउट होता तो आपका इनकम इतना होता, 1,76,840। तो 1,76,840 और इधर हो गया 1,75,000, तो आपका इनकम कितना हो गया? 1840, 1840। ये हो गया ऑप्शन 2 ना। ऑप्शन 3 भी चेक कर लो ना। इस बार क्या करना है? हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है और 1 को डिम टू लेट आउट करना है। तो हाउस 1 का लेट आउट वैल्यू कितना देख लेते हैं, 2,19,800, ये लेट आउट वैल्यू है हाउस 1 का। और हाउस 2 3 अभी क्या हो जाएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो हाउस 2 का तो 30,000 होगा और हाउस 3 का 1,75,000 होगा। इसमें आपको समझना है सर। अच्छा 1,75,000 और 30,000 कितना होता है टोटल? 2,05,000। 2,05,000। लिमिट क्या है आपका? 2 लाख। यहां पर आपको लिमिट के बारे में सोचना है। आपका इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए था 2,05,000, बट रूल कहता है सेक्शन 23 सबसेक्शन बी के तहत, सॉरी 24 सबसेक्शन बी के तहत, कि आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। 5,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन का ख्याल रखना है, बिकॉज ये सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। हाउस 2 का 30,000 है, हाउस 3 का 1,75,000 है, बट मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। सिंपल बात है। यहां पर आपको 2 लाख का ध्यान रखना है। तो 2 लाख मैक्सिमम माइनस होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगा 19,800, सब माइनस वगैरह करके। अब मुझे बताओ गणेश जी को क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करे गणेश जी? ऑप्शन 2। 19,000। ऑप्शन 2 क्यों? ऑप्शन 2 में इनकम सबसे कम है। सबसे कम, इनका लाइबिलिटी सबसे कम है ऑप्शन 2 में, 1,840 इधर है। ऑप्शन 1 में कितना हुआ था सर? 43 ऑप्शन 1 में।
ऑप्शन 1 में 43,640, ऑप्शन 2 में 1840 और ऑप्शन 3 में 19,800। तो ऑब्वियस बात है कि यही सही आंसर होगा सर, दिस इज द राइट आंसर। अब एग्जाम में ना कई बार कोई बोलते हैं भाई रूल कहता है, मतलब लोगों के मन में कैसे चलता है, स्टूडेंट के मन में, स्टूडेंट ऐसा बोलेगा कि रूल कहते हैं कि कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो और एक प्रॉपर्टी को लेट आउट मानो, और क्वेश्चन सॉल्व करके वो आ गए। सर वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एज ए कंसल्टेंट आप कभी भी अपने क्लाइंट को मैक्सिमम मतलब मिनिमम बेनिफिट नहीं दे सकते, मैक्सिमम बेनिफिट देना है। तो ऑब्वियस बात है कि ये बाकी आंसर गलत हो जाएगा। Since option 2 is most beneficial, Ganesh should opt to treat house 1 and house 3 as self-occupied and house 2 as deemed to be let out. His income from house property would be 1840 for the assessment year 2023-24. ऐसे करना चाहिए कैलकुलेशंस। क्लियर? बोलो सर। है सर। ठीक है, ऐसे होता है अगर किसी के पास दो से ज्यादा घर है, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 हाउस प्रॉपर्टी, 9 हाउस प्रॉपर्टी, 10 हाउस प्रॉपर्टी, कितना भी हो जाए, और सारा प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानता है, गवर्नमेंट बोलेगा भाई आप मानना चाहते हो मानो, बट हम तो नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी दो प्रॉपर्टी, पहले तो 2013, 14, 15, 16 तक तो नियम था कि एक प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इजीनेस दिखाया और बोला कि नहीं ठीक है, दो प्रॉपर्टी तक सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होगा तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी रहेगा डिम टू लेट आउट करके कैलकुलेशन करके टैक्स ले लेंगे आपसे। लेकिन उसमें भी बेनिफिट ले सकते हो, जिस तरह से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके हम लोगों ने यहाँ पर हिसाब देखा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे ट्राई करने के लिए, चलो लिखो तो सर। স্যার শুধু দুটো যদি হাউস থাকে দুটোর বেশি হলে তো হয় তাহলে? দুটো প্রপার্টি থাকলে যদি ওটা সেলফ অকুপাইড সেলফ অকুপাইড ট্রিটমেন্ট হবে। যদি দুটো প্রপার্টি আছে দুটোই সেলফ অকুপাইড তাহলে সেলফ অকুপাইডের হিসাব হবে। আমি করিয়েছি এর আগে কোই ক্লাসে সেলফ অকুপাইড ট্রিটমেন্ট। যদি দুটোর মধ্যে একটা লেট আউট হয় একটা সেলফ অকুপাইড হয় তাহলে ওই হিসাবে ট্রিটমেন্ট হবে। কিন্তু দুটোর বেশি থাকলে তখন ডিম টু লেট আউট এর কনসেপ্ট বা ডিম টু সেলফ অকুপাইড এর কনসেপ্ট চলে আসবে। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। हमें ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड होने से क्या होता है मैं पहले भी समझा कर, मतलब सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो तो सर। SSE has more than से ऐसा लिखो, SSE has मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, 2 और मोर हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा लिखो। फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, आप इसको रेसिडेंशियल ही बोल रहे हो, ठीक है, पर गवर्नमेंट आपका ये रेसिडेंशियल को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। आप रेसिडेंशियल ही बोल रहे हो, आपको जरूरत नहीं है रेंट देने का, आप कमाते भी नहीं हो रेंट से, बात समझ में आ रहा है आपको? आप रेसिडेंशियल ही बोलते हो, आप उसको रेंट पे दे भी नहीं रहे हो, फिर भी डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
सिमिलर टाइप ऑफ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग घर पे जरूर ट्राई करना और मेरे को आंसर जरूर शेयर करना। Mr. X owns 4 house. Which are as follows. एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो। एक हाउस 1 बना लो, एक हाउस 2 बना लो, एक हाउस 3 भी बना लो और एक हाउस 4 भी बना लो। इसके अंदर आप म्यूनिसिपल वैल्यू बता दो, फेयर रेंट भी बता दो, स्टैंडर्ड रेंट भी बता दो, म्यूनिसिपल टैक्स भी बता दो, ठीक है। हाउस 1 का लिख लो सर। हाउस 1 का 30,000, फेयर रेंट है 40,000, स्टैंडर्ड रेंट है 37,000, टैक्स है 3,000 का। ये सब एनुअल वैल्यू दिया है सर। अच्छा, हाउस 2 का 70,000, फेयर रेंट है 58,000, स्टैंडर्ड रेंट है 74,000, टैक्स हो गया आपका 16,000, 16,000। हाउस 3 का मेन भी है 93,000 का, इसका है 96,000 का फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड हो गया आपका नॉट एप्लीकेबल। आपको पता है सर, अगर स्टैंडर्ड नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, ये सब मैंने बेसिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में ही बता के रखा। म्यूनिसिपल टैक्स हो गया आपका 29,000 का। हाउस 4 का म्यूनिसिपल वैल्यू है 28,000 का, फेयर रेंट दिया है 37,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स है आपका 36,000 का, सॉरी सॉरी, स्टैंडर्ड रेंट 36,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स है 12,000 का। खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ और इंफॉर्मेशन लेना है। इंटरेस्ट, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी सर, इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ दे रहे हो। हाउस 1 का 1,000 है, हाउस 2 का 2,000 है, हाउस 3 का 11,700 का है, हाउस 4 का 2810 का है। और भी कुछ बोला है सर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो, कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999 in case of हाउस 2, सॉरी इन केस ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार गलत क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। एक सेकंड, capital was borrowed before 1/4/99 in case of house 1, house 2 and house 3, sorry, oh, house 1, house 3 and house 4, sorry sorry sir, house 1, house 3 and house 4। हाउस 1, हाउस 3, हाउस 4 के केस में कैपिटल जो बोरो हुआ है ना सर,
वो 1499 के पहले का है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ हाउस, कौन सा बाकी रह गया, हाउस 2, कैपिटल बोरोड ऑन 16th April 2000 सॉरी 1999, माने 1499 के बाद का लोन है। ब्रैकेट में ये भी दे दो, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC। ठीक है, अच्छा वैल्यू भी पुट कर दो सर। हाउस 1 का लोन का जो हिसाब है, यानी इंटरेस्ट का, लोन का नहीं इंटरेस्ट का, इसका है 11,060। हाउस 2 का है 75,900। हाउस 3 का है 54,900, सॉरी ओहो 54,090। हाउस 4 का है 85,300। ये हो गया लोन का इंटरेस्ट। और रीपेमेंट हुआ है हाउस 1 का, हाउस 1 का नील, हाउस 2 का 6,000, हाउस 3 का 17,000 और हाउस 4 का 2,000। ये रीपेमेंट हुआ। लिख लिए सर इतना? हो गया तो बताना सर। हाँ सर। ঠিক আছে? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना कितना लिखा है? 1,000, 2,000, 11,700 एंड 2,810, माने 2,810। हाँ सर। ठीक है, आगे ये लिखो सर, फाइंड आउट, माने करना क्या है। फाइंड आउट द नेट इनकम and tax liability of Mr. X for assessment year 23-24, taking into consideration the following info. कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स is 14,75,000 अदर सोर्स से इनकम किया सर। और एक चीज बोला है, एक्स माने मिस्टर एक्स हैज डिपोजिटेड ₹30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बस ये आपको क्वेश्चन पूछा है, होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। करोगे ना? क्या कहते हो जी? बोलो सर। ट्राई तो बनता है ना।
वही अभी अभी जो क्वेश्चंस आपको कराया उसी तरह से करना है सर, और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कराया। अरे घर पे ट्राई करोगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो मोटा मोटी ऐसा ही होता है हाउस प्रॉपर्टी का, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है मैक्सिमम थोड़ा अलग अलग टाइप्स का बताने का। अच्छा ये भी मैंने बता दिया, पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड। एक ही प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आप लेट आउट करते हो, एक हिस्सा लेट अप सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो। ऐसा क्वेश्चंस भी मैंने कराया, आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल भी घर पे ट्राई करना। ठीक है, ऐसे सिमिलर टाइप टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया सर। अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा सुन लो सर। ये मैंने पहले भी ऐसा कॉन्सेप्ट में बातचीत किया, बट एक बार थोड़े डिटेल्स में बता देता हूँ। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि डिडक्शंस तो हम लोग दे देते हैं ना, जैसे इंटरेस्ट के केस में, है ना? लेकिन सेक्शन 25 कहता है, सेक्शन 25 कहता है इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। मैंने हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे होता है ना, which is payable outside India shall not be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest or in respect of which there is no person in India who may be treated as agent। ठीक है, आपको पता है एजेंट कौन होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर किसी इंटरेस्ट का टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, अगर ऐसा है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई का पर्टिकुलर इनकम मतलब इंटरेस्ट पे कोई इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है जिसका कोई एजेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी जो मेन बात मैं करने जा रहा हूँ सर, प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। एक्चुअली ये मैं पहले भी करा दिया था, ये मैं पहले भी एक क्वेश्चन कराया था ना, रेंट बाकी रह गया है बाद में मिला है तो उसका टैक्स स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट है कि एज पर सेक्शन 25A सबसेक्शन 1 द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स, एरियर माने जो पहले का रेंट है बाद में मिल रहा है, पहले नहीं मिला था अब मिल रहा है। तो अगर कोई रेंट पहले का था, मानो 2020 का है, 2022-23 में मिल रहा है, तो उसका क्या करें? इसका मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन कराया, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा और टिप्पणी कर रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देखो, मैंने थोड़ा प्रोविजंस बता दे रहा हूँ। तो 25 subsection 25A subsection 1 the amount of rent received in arrears from tenant or the amount of unrealized and realized subsequently from a tenant by an assessee shall be to be deemed to be income of the from house property। उसको इनकम माना जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड। मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आप एरियर ऑफ रेंट मैंने बाकी रेंट जो पुराना था वो बाद में रिसीव करोगे, जिस साल में रिसीव करोगे या रियलाइज करोगे उस साल में उसको उसका इनकम माना जाएगा और उसमें टैक्स लगेगा and shall be included in the total income of the assessee under the head of income from house property whether the assessee is the owner of the property or not in that financial year। हो सकता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम मिला है उस टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं हो, माने प्रॉपर्टी बेच दिया आपने, बट फिर भी उसका इनकम का टैक्स लगेगा सर। सेक्शन 25A सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द रिडक्शंस ऑफ 30% ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली बाय द एसएससी। 30% का जो डिडक्शन मिलता है ना 24 सबसेक्शन ए के तहत, वो भी आपको बाद में मिलेगा। मैंने अगर पुराना, ये मैं क्वेश्चन करा दिया था, इसका मैं क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ सर। तो सिंपल बात है, याद क्या रखना है आपको एरियर्स ऑफ रेंट में और अनरियलाइज्ड रेंट में, पुराना रेंट पुराने टाइम पे नहीं मिला बाद में मिला, जिस साल रिसीव करोगे या रियलाइज करोगे उस साल टैक्स हो जाएगा। डिडक्शंस का जो 30% का है वो मिलेगा, टैक्सेबल इवन इफ एसएससी इज नॉट द ओनर। माने 2020 का प्रॉपर्टी का रेंट है, उस टाइम पे आप उसका ओनर थे,
2023 में मानो आप प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन 20 का रेंट आपको 23 में मिल रहा है, तो इसीलिए बोल रहे कि नॉर्मली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होते हैं उसी को टैक्स देना पड़ता है ना, तो टैक्सेबल इवन इफ एसेट इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ऑफ द रिसीप्ट ऑफ रियलाइजेशन। यानी 2023 में आपको एरियर का रिसीव हो रहा है, आप उस टाइम पे ओनर नहीं हो, फिर भी आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। एक एग्जांपल है सर, देख सकते हैं यहाँ पर, आज कुछ एग्जांपल ही करा दे रहा हूं सर। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2022, ध्यान से सुनना। मिस्टर आनंद जी जो है ना, ये अपना घर जो है 2022 के मार्च में बेच दिया। In June 2022, he recovered rent of ₹10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his property for 2 years, from 2016 से लेके मार्च 2018 तक, अप्रैल 2016 से लेके मार्च 2018 तक इन्होंने मिस्टर गौरव को रेंट पे देके रखा था 10,000 पर मंथ के हिसाब से। नहीं, उनको रिकवर हुआ है 10,000 मिस्टर गौरव से, जिनको इन्होंने रेंट देके रखा था 2016 से लेके 18 तक, 2 साल के लिए। He could not realize, उनको कितना रेंट नहीं मिला था, वो इसका हिसाब आगे क्या क्वेश्चन पूछता है देखते हैं सर। He could not realize 2 months rent of ₹20,000, ठीक है, उनको 20,000 का 2 महीने का रेंट नहीं मिला था। He could not realize 2 months rent of ₹20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property for assessment year 18-19। तो क्या हुआ सर, क्योंकि उनका जो रेंट है 2 महीने का रेंट जो है 20,000 वो नहीं मिला था, तो ऑब्वियस बात है कि 18-19 में उनका जो एक्चुअल रेंट है वो कम हुआ होगा। ये सर नो, 18-19 में अगर आपने 2 महीने का रेंट नहीं लिया तो ऑब्वियस बात है कि आपका रेंटल इनकम कम हुआ, रिसीव हुआ होगा। अरे हाँ या ना। Further, he had let out his property from April 2018 to February 2022 to Mr. सतीश। अब गौरव का खेल खत्म हुआ था, अब सतीश भाई आ गए। अब आनंद जी ने क्या किया, गौरव के बाद सतीश को रेंट दिया 2018 से 22 तक। इन अप्रैल 2020 उन्होंने रेंट को भी थोड़ा इंक्रीज किया, इज इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 to 15,000 पर मंथ, एंड द सेम वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट रह गया था। In September 2022, the matter was finally settled and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the period of April 2020 to February 2022. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand? And if so, in which year? It's a very simple question. तो यहाँ पर 2 केस हुआ है सर, एक 18-19 का अनरियलाइज्ड है और एक आपका 20 से 22 का सब्सिक्वेंट रेंट है, ठीक है, 20 से 22 का सब्सिक्वेंट रेंट, जिसमें कुछ डिस्प्यूट भी हुआ था, जो बाद में 69,000 भी मिला है मिस्टर आनंद। और सवाल ये उठता है कि ये जो बाद में कुछ रेंट उनको रियलाइज हुआ है, जो पुराना रेंट था, क्या उनको इनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो क्या हिसाब होगा और उसका क्या कैलकुलेशंस करें, ये है क्वेश्चन। और एक बात यहाँ पर है सर, मिस्टर आनंद ने ये प्रॉपर्टी को मार्च 2022 में सेल भी कर दिया। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसका जवाब कैसे देना पड़ेगा? सिंपल बात है, 25A फॉलो करना है। सिंस द अनरियलाइज्ड रेंट वाज रिकवर्ड इन प्रीवियस ईयर 22-23, सिंपल बात है ना, आपने रिकवर अनरिकवर्ड रेंट जो था, जो पुराना अनरियलाइज्ड रेंट था, वो आपने रिकवर कब किया? 22-23 को। The same would be taxable in the assessment year 23-24 under section 25A। तो 25A क्या कहता है, अगर कोई पुराना रेंट है, बाद में मिला, पहले मिलने वाला था, बाद में मिला है, तो जब मिला है, जिस साल को मिला है उस साल टैक्सेबल है, सिंपल, irrespective of that Mr. Anand was not the owner of the house in that year or not, है ना। Further, the arrears of rent was also received in previous year 22-23 and hence the same would be taxable in 23-24 assessment year under section 25A,
Even though Mr. Anand was not the owner of the house in that year, deduction of 30% of unrealized rent, unrecovered and arrears of rent would be allowed. 30% का डिडक्शन उनको मिल जाएगा. हिसाब क्या होगा, चलो देख लेते हैं. काम क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर क्या हुआ, 10,000. 2 महीने का बाकी था, एक रिकवर हुआ है, याद है सर. वो जब मिस्टर गौरव को दिया था, मिस्टर गौरव को 2 महीने का बाकी था ना, लेकिन रिकवर क्या हुआ, 10,000 का रिकवर हुआ. ये एक रिकवरी हुआ है और एक एरियर्स रिकवर हुआ है 69,000 का. तो टोटल रिकवरी कितना हुआ, 10,000 और 69,000, 79,000. इसके ऊपर डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा उसको, 79 का 30%, है ना. ये तो मिलने वाला ही था. ये अगर 2020-22 का भी डेटा होता तब भी मिलता, तो 23-24 में भी मिलेगा 30% का डिडक्शन. तो 79 का 30%, 23,700. तो इनकम क्या माना जाएगा, 55,300. इतना सिंपल है काम. क्लियर तो बोलो सर, समझ में आ गया. हाँ सर. नील, सनोन, शालिनी, बोलो सर. नवोनील, क्लियर है आप लोगों को भी. है सर. थैंक यू सर. तो ये थोड़ा हटके था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हटके था. मैंने इसके ऊपर एक थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन भी करा. आई होप आप लोगों के पास होगा, जरूर होगा. जिन लोगों ने रेगुलर क्लास किया उनके पास जरूर होगा. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी. जब किसी प्रॉपर्टी का 2-3 अलग अलग ओनर हो तो उसमें क्या होता है, को ओन्ड प्रॉपर्टी, उसका भी हिसाब. अच्छा, मैं को ओन्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कराया था पहले. अरे को ओनरशिप का केस मैंने बताया था या नहीं बताया था, बता तो देना चाहिए था, बट अगर नहीं बताया तो बता देते हैं सर. अच्छा चलो बता देते हैं, को ओनरशिप शायद नहीं बताया हुआ है सर. ना सर এটা বলেননি. सेक्शन 26 डिस्कशन नहीं हुआ ना. चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. को ओनरशिप को बताने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन कर लेंगे ना तो को ओनरशिप हो जाएगा, तो एग्जांपल्स भी समझ में आ जाएगा. इजी है, क्रिटिकल नहीं है सर. चलो सर, को ओनरशिप का एक क्वेश्चन लिखो तो. प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स. प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, ठीक है. अच्छा, यही वाला एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ और एक होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा रहेगा. सुन लो, यही वाला पढ़ा देता हूँ सर. मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन करा दूंगा फिर एग्जाम्पल करने बोलूंगा. ठीक है, एक ही बात है, एग्जाम्पल कर लो और एक क्वेश्चन दे देता हूँ. अच्छा, सबसे पहले तो ये बात समझ लो सर, ये कौन से सेक्शन में बोला है हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 26 में बोला है. अच्छा, को ओनरशिप का मतलब क्या है, माने एक ही प्रॉपर्टी का 2-3 ओनर है. So where a property is owned by 2 or more person whose shares are definite and ascertainable, माने पता है कि भाई किसका कितना शेयर है प्रॉपर्टी में, then the income from such property cannot be taxed as income of an AOP. and normally association of persons भी एक होते हैं as per the income tax, तो उनकी तरह नहीं होता है इनका, as per the ownership के हिसाब से उनका टैक्सेबिलिटी होता है.
द शेयर इनकम ऑफ ईच सच को-ओनर शुड बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 22 से लेके 25 एंड इंक्लूडेड इन हिज इंडिविजुअल असेसमेंट। कि मैंने उनको कितना शेयर मिला है प्रॉपर्टी में उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स, ध्यान से सुनना, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है बाय ईच ऑफ द को-ओनर्स, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच को-ओनर विल बी नील। ये तो पता ही है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नील होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर को-ओनर करके है तो उसका वैल्यूएशन भी नील ही होगा। लेकिन को-ओनर को सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एक बेनिफिट तो मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर लोन का इंटरेस्ट है, हाँ सर, तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर लोन का इंटरेस्ट है तो डिडक्शन मिलेगा, ये सर नो? कितना मिलेगा डिडक्शन? या तो 30,000 का या तो 2 लाख का। और आपको पता है अगर 1499 के पुराना केस है तो 30,000 मैक्सिमम, हाँ, और अगर 1499 के बाद का केस है तो 2 लाख मैक्सिमम। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में लिमिटेशन लगता है, लेट आउट के केस में नहीं। However, the aggregate deductions, अच्छा ये कौन से सेक्शन के तहत होता है? 24 सबसेक्शन बी। However, the aggregate deductions of interest to each co-owner is respect of interest payable on loan taken for co-owned house property and interest, if any, payable on loan taken for another self-occupied property owned by him cannot exceed 30,000 or 2 lakh as the case may be। मैंने अगर किसी के पास 2-3 घर का लोन है, ठीक है, या फिर सबको मिलके जितना है, को-ओन्ड प्रॉपर्टी है ना, सबको मिलके एक प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम उतना ही लिमिटेशन लगेगा। द एग्रीगेट डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट टू ईच को-ओनर in respect of interest payable on loan taken for co-owned house property and if interest and interest if any payable on loan taken for another self-occupied property owned by him cannot exceed 30,000 or 2 lakh as the case may be। मैंने कुल मिला के एक इंडिविजुअल को सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में 30,000 से लेके 2 लाख तक की मिलेगा। मतलब 30,000 के केस में, 2 लाख के केस में, बस इतना ही कहना चाहता है। रही बात वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स इज लेट आउट, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द वन ओनर एंड देयरआफ्टर द इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी अपोर्शन्ड अमंग ईच को-ओनर एज पर देयर स्पेसिफिक शेयर। माने अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, तो जिस तरह से हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से करेंगे और फिर जिसका जितना शेयर है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसका जितना शेयर है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस यही हिसाब है। ये प्रोविजंस है, ठीक है। अब इस प्रोविजंस को यहाँ पर समरी करके भी दे दिया कि लेट आउट के केस में क्या करना है और सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या करना। चलो एक एग्जांपल करते हैं और एक क्वेश्चंस भी आपको लिखाते हैं, आशा करूंगा कि एनफ होगा। मिस अपर्णा, co-owner of a residential house property in Calcutta, along with her sister, Miss Dimple, ठीक है। तो मिस अपर्णा अपने सिस्टर के साथ कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी को, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को को-ओन करता है। अच्छा, मिस डिम्पल वेयर हर सिस्टर्स फैमिली रिसाइड, अच्छा सिस्टर का फैमिली रहते हैं। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है, माने 50-50 रेशियो में प्रॉपर्टी है। एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, माने सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है। इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन इज 50 लाख ना, हाँ 50 लाख एट द रेट 10%। लोन का 50 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, टेकन ऑन 1/4/21, 1/4/2021 में लोन लिया है, इंटरेस्ट 10% करके फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेने के लिए लोन है, मैंने एक्विजिशन का लोन है 1/4/21 को लिया है। एडिशन में बोला है मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे, अपर्णा का महाराष्ट्र में पुणे में एक फ्लैट भी है, which she and her parents reside।
जहां पर वो अपने पेरेंट के साथ रहते हैं। She has taken a loan 3 lakh at the rate 12% on 1/10/2021 1 अक्टूबर 2021 फॉर रिपेयर्स ऑफ दिस फ्लैट। पुणे वाला फ्लैट का बात कर रहे हैं। तो देख क्वेश्चन जो है सर आपको क्या पूछता है, दे आस्क यू compute the deductions which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24B for assessment year 23-24, that means previous year 22-23। ये है क्वेश्चन। अब इसका जवाब क्या होगा, चलो सुन लो सर, 2 मिनट का बात है। सबसे पहले तो आप ये हिसाब लगा लो कि आपका, अच्छा मेन क्वेश्चन इंटरेस्ट का है कि 24B में डिडक्शंस क्या मिलेगा, ये मेन क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है सर। तो आपको तो पता है ना सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का क्या रेट, 50 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 5 लाख। अच्छा ये 5 लाख का इंटरेस्ट पे अपर्णा का शेयर कितना है, दोनों भाई दोनों बहन है, तो 5 लाख का इंटरेस्ट में बहन का शेयर कितना होगा, 50% है ना। तो 5 लाख का 50% अपर्णा का है, तो अपर्णा का इंटरेस्ट मैक्सिमम क्या होगा, 2,50,000। ना क्वेश्चन इज दैट क्या अपर्णा को 2,50,000 का डिडक्शंस मिलेगा। बोलो सर। रेसिडेंशियल हाउस का जो लोन है टोटल इंटरेस्ट है 5 लाख, अपर्णा का बहन भी इस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो 5 लाख का 50% होता है 2.5 लाख अपर्णा का शेयर। तो मैं पूछता हूं आपको कि क्या 2.5 लाख का इंटरेस्ट जो है क्या ये पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है। नो सर। रेस्ट्रिक्टेड कितना है, लिमिटेशन है ना 2 लाख तक का, तो अपर्णा को 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर डिडक्शन के तौर पे, 2.5 लाख नहीं। और एक बात ध्यान दो उधर, अपर्णा का पुणे पुणे का भी एक फ्लैट है ना जहां पर वो पेरेंट के साथ रहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने 3 लाख का लोन लिया 12% रेट में, जिसका वैल्यू होता है 36,000। लेकिन इसके लिए उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा, बिकॉज ये रिपेयरिंग का लोन है, इसका मैक्सिमम लिमिट है 30,000, रिपेयरिंग का मैक्सिमम लिमिट है 30,000। सो 2 लाख इधर हो गया, 30,000 इधर हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट अपर्णा का होता है 2,30,000 का। अगेन अगेन देयर इज ए क्वेश्चन, क्या अपर्णा को 2,30,000 मिलेगा। क्या अपर्णा को 2,30,000 का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। नो सर। नो सर, यहां पर भी डिडक्शन रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा 2 लाख पे। मैंने भले ही उसका एक प्रॉपर्टी का 2 लाख हो गया था, दूसरे प्रॉपर्टी का 30,000 है, लेकिन उसका मैक्सिमम डिडक्शंस 2 लाख होगा, चाहे 2 प्रॉपर्टी हो, 3 प्रॉपर्टी हो, 4 प्रॉपर्टी हो, जो भी। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1 एज वेल एज प्रॉपर्टी 2, 2 लाख तक मैक्सिमम बेनिफिट मिस अपर्णा को मिलने वाला है। यही 24 सबसेक्शन डी एज वेल एज 26 आपको कहता है कौन प्रॉपर्टी का हिसाब ऐसे होगा। लेकिन ये तो अपर्णा का हिसाब हुआ, डिंपल का हिसाब बाकी है, डिंपल का हिसाब बाकी है। तो डिंपल को क्या करना है, उसका तो सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है। तो डिंपल का कलकत्ता वाला प्रॉपर्टी 50 लाख का लोन, 10% का इंटरेस्ट, 5 लाख होता है। डिंपल का शेयर कितना है, 5 लाख का 50%, 2,50,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख। तो डिडक्शन से डिंपल को कितना मिलेगा, 2 लाख। बस इतनी सी बात है। कोई डाउट सर। बस यही एक चीज है जो को ओनरशिप पे ध्यान देना पड़ता है। और अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड की जगह लेट आउट प्रॉपर्टी होता, जितना प्रॉफिट करते सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, माने रेशियो वाइज 50-50 करके। बोलो सर, बात समझ में आया। हाँ सर। ठीक है।
है सर। सर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोगों को घर पे करना, ठीक है, यही को ओनरशिप के ऊपर ही है, ट्राई करना, मुझे आंसर भी शेयर करना। अच्छा उससे पहले ना मैं एक डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट है 27 में बताया गया है। एज पर सेक्शन 27 द फॉलोइंग पर्सन दो नॉट लीगल ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं होता है, बट एज पर द सिचुएशन उन्हें डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। 22 से लेके 26 को एप्लीकेबल करने के लिए, जैसे कि आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 से लेके 27 का है, तो 27 एक्चुअली डीम्ड ओनरशिप के बारे में बता देता है, भले ही वो लीगल ओनर ना हो पर फिर भी हम उसे लीगल ओनर मान लेते हैं। सर ये एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चंस में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है, बस नॉलेज रख लो आप, या ट्रू फॉल्स पूछ सकता है। ट्रांसफर टू ए स्पाउस, स्पाउस माने हस्बैंड का वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। 27 सबसेक्शन 1 कहता है in case of transfer of house property by an individual to his or her spouse otherwise than for adequate consideration, adequate माने मानो एक प्रॉपर्टी का दाम है 30 लाख, किसी ने अपने मिसेस को माने अपने वाइफ को 30 लाख का प्रॉपर्टी 10 लाख में ट्रांसफर कर दिया, तो कहीं ना कहीं घोटाला है ना, अपना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को कम दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन ना हो, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो इट्स ओके, अगर वाइफ ने अगर पूरा अमाउंट दे के खरीदा है तो इट्स ओके, बट अगर प्रॉपर्टी एडिक्वेट कंसिडरेशन में नहीं है तो जिन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी उनका मान लिया जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी बिक रहा है। जैसे मानो एक एग्जांपल देता हूं, ये एक्चुअली ना एक कॉन्सेप्ट आता है सर क्लबिंग ऑफ इनकम बोल के, वहां पर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम बोल के एक चैप्टर आएगा जहां पर आपको ऐसे चीजें देखने को मिलेगा। से फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और सही दाम पे नहीं कर रहा है, सस्ता दाम पे कर रहा है, जो मार्केट रेट से काफी कम दाम पे कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि अमिताभ बच्चन को ही प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, ना कि जया बच्चन को। भले ही ऑफिशियली जया बच्चन के नाम पे रजिस्टर हो चुका है, बट फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर देखेगा कि इनएडिक्वेसी है तो वो अमिताभ बच्चन के नाम पे ही प्रॉपर्टी को मानेगा। लीगल में शायद जया बच्चन है, बट इनकम टैक्स पर्पस में अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन भी है इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, माने कई बार ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, डिवोर्स केस नहीं, लीव अपार्ट है, डिवोर्स में तो आगे और हस्बैंड वाइफ रहेगा नहीं, लीव अपार्ट में क्या होता है हस्बैंड वाइफ तो है पर अभी झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट ने उनको लीव अपार्ट रहने के लिए बोला। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट द ट्रांसफर विल नॉट बी डीम्ड टू बी डीम्ड, यानी अगर ऐसा होता कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी पे लीव अपार्ट चल रहा है और जया बच्चन के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केसेस में जया बच्चन को ही प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता, ना कि अमिताभ बच्चन को। बट क्योंकि हम लोगों को पता है अमिताभ बच्चन जया बच्चन लीव अपार्ट नहीं करते हैं, एक साथ ही रहते हैं ना, ठीक है। जैसे मुझे जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत बॉलीवुड गॉसिप का खबर मैं भी रखता हूँ, जैसे ऋतिक रोशन और उसका वाइफ मोस्ट प्रोबेबली वो लोग लीव अपार्ट करते हैं, सुजन रोशन ऐसा कुछ नाम है सर, मुझे गॉसिप पता है सर, कुछ गॉसिप मैं भी खबर रखता हूँ। तो ऋतिक रोशन और सुजन में अभी क्या है कि उनका आई थिंक डिवोर्स भी हुआ या लीव अपार्ट हुआ है, तो अभी फिर से वो लोग कभी कभी एक साथ रहते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ बॉलीवुड गॉसिप में। सो कहने का मतलब है कि अगर एक साथ रहते हैं तो जिन्होंने ट्रांसफर करेगा उसके नाम पे कर दिया जाएगा, बट अगर अलग रहते हैं लीव अपार्ट है झगड़ा के कारण, तो ऐसे केसेस में जिसके नाम पे है उसी को ओनर माना जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है सर। ये सब बॉलीवुड एग्जांपल समझने के लिए था, आई होप कि क्लियर है कि बोझा कैसे तो। यस सर। ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, कई बार क्या होता है बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है ना, तो इस केस में भी सिंपल बात है, अगर मानो अमिताभ बच्चन मान के चलते हैं अभिषेक बच्चन जो है ना
वो माइनर है, मान के चलते हैं। तो अगर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन जो कि माइनर है, अगर उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल to his or her minor child otherwise than for adequate consideration, the transferor would be deemed to be the owner of the property. एक्सेप्शन भी है इन केस ऑफ ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर, अगर कोई मैरिड डॉटर जो माइनर है उनको ट्रांसफर किया गया, द ट्रांसफरर इज नॉट डीम्ड टू बी द ओनर। अगर माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है तो फिर इन दैट केस जो डॉटर है वही मालिक होगा, ट्रांसफर नहीं। वेयर कैश इज ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ध्यान रखना प्रॉपर्टी की जगह अगर कैश ट्रांसफर्ड होगा एंड द ट्रांसफरी एक्वायर्स प्रॉपर्टी आउट ऑफ सच कैश, then the transferor shall not be treated as deemed owner of the property. However, clubbing provision will be attracted. यानी मानो कि प्रॉपर्टी नहीं दिया, कैश दे दिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली ट्रांसफरर को प्रॉपर्टी का ओनर नहीं माना जाता, क्योंकि मानो कि अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन को बोला कि जा बेटा ऐश कर 50 लाख ले, अभिषेक बच्चन 50 लाख लेके प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी का मालिक अभिषेक बच्चन ही होगा, लेकिन क्लबिंग प्रोविजन आ सकता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा अभिषेक बच्चन को भाई कहां से मिला पैसा, तो अभिषेक बोलेगा मैं तो माइनर हूं, तो फिर 50 लाख कहां से आया, तो फिर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा भाई 50 लाख तो अमिताभ बच्चन का है, तब इस 50 लाख पे माइनर पे तो टैक्स नहीं लग सकता ना, माइनर इनकम टैक्स तो पे नहीं करता नॉर्मली। माइनर इनकम टैक्स पे करता है क्या, एक्सेप्शनली करते हैं, अपने टैलेंट के जरिए अगर कुछ कमाते हैं तो करते हैं, पर नॉर्मली माइनर का इनकम को पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है। तो 50 लाख अमिताभ बच्चन का मान लिया जाएगा और अमिताभ बच्चन पे 50 लाख का टैक्स लगा जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ने माइनर ने परचेस किया कैश देके, तो प्रॉपर्टी में नाम किसका होगा, प्रॉपर्टी में नाम अभिषेक का ही होगा, ठीक है। तो बस ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहां पर डीम्ड ओनर माना जाता है। होल्डर ऑफ एन इम्पर्टिबल एस्टेट, इम्पार्टिबल एस्टेट इज ए प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, जिस प्रॉपर्टी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द स्टेट। आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन एन इम्पार्टिबल एस्टेट बाय कस्टम, माने कस्टम माने प्रथा, ठीक है, माने जॉइंट फैमिली का जो होता है, इज टू बी असेस्ड इन द स्टेटस ऑफ HUF। However, section 27(2) will continue to be applicable in relation to impartible estate by grant or covenant, ठीक है, यानी कई बार ग्रांट भी कर दिया जाता है किसी को दान वगैरह करने का, इस तरह का। तो बेसिकली जो होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट है उसी को प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, जो करता होता है या फिर जो भी उसको होल्ड करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 27(3), a member of a cooperative society, company or other association or persons to whom a building or part thereof is allotted, लीज दिया गया है हाउस बिल्डिंग स्कीम के थ्रू से, तो जो भी उसको ओन करेगा माने बेसिकली लीगल ओनर उनको मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर के तौर से। पर्सन इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, a person who is allowed to take a written of possession of any building or part thereof in part performance of a contract, माने परफॉर्मेंस पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है, of the nature referred to in section 53 of Transfer of Property Act shall be the deemed owner of that house property. This would included cases where the cases, माने जहां पर ऐसा सिचुएशन देखा जाएगा, माने अगर आप पोजीशंस पे हो तो आपको ओनर माना जाएगा, भले ही आप उसका लीगल ओनर हो या ना। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें सर, ये थोड़ा अलग चीज है। पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 years, अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा का राइट आ गया है, सेक्शन 27(3)(b) में बोला है, ए पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट इन और with respect to any building or part thereof by virtue of any transaction as is referred to in section 269 UA subsection F, transfer by way of lease for not less than 12 years shall be deemed to be the owner of that building or part thereof। माने अगर आप किसी प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा हो तो भले ही आप प्रॉपर्टी का लीगल ओनर ना हो, शायद आप उसको लीज में लेके रखे हो, बट आपको उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया है, in case the person acquiring any right by way of lease from month to month or for a period not exceeding 1 year, माने अगर वो हर 11 महीना छोड़ के अपना एग्रीमेंट रिन्यू करता है तो ऐसे केसेस में सच पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी द ओनर, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 साल से भी ज्यादा 15-20 साल से प्रॉपर्टी का लीज लेके रखे हो और कोई मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर रजिस्ट्रेशन चेंज भी नहीं होता है, रिन्यू भी नहीं होता है, ऐसे केसेस में आप ओनर नहीं। बट अगर आप 12 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी को ओन मतलब बेसिकली
लीज में लेके या फिर किसी भी तरह से ट्रांजैक्शंस करके एक्विजिशंस करके रखे हो या फिर राइट है आपका, तो ऐसे केसेस में आपको भी डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह से भी लिया गया है। तो ये सेक्शन 27 है जहां पर आपको डीम्ड ओनरशिप के बारे में भी बोल दिया गया। ठीक है सर, मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर फिर भी आपको पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी लगे कि सर आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मतलब मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया, तो आप मुझे जरूर पूछ लेना सर कि आपने ये कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किए। मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूँ, अगर बाई चांस आपके पास नोट्स नहीं है अभी तक, स्टडी नोट्स, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, एग्जांपल्स भी मिलेगा। ठीक है, मस्ट ट्राई सर। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो ना सर, ओन्ड बाय ओन्ड का। थ्री ब्रदर A, B, C having equal share are co-owner of a house property consisting of 6 identical units. The property was constructed on 31st May 1995. Each of them occupies 1 unit for his residence and the other 3 units are let out. Other 3 units are let out at a rent of 7,000 per month. The MB is MB money municipal value is 4 lakh and M tax money municipal tax are 40% of such MB. Which were paid during the year. कुछ और भी informations है. The other informations are रिपेयर के लिए 20,000 का खर्चा होगा. कलेक्शन चार्जेस 5,000 का हुआ. इंटरेस्ट पेबल on loan taken for construction of house
2,42,000. One of the let out remain vacant for 3 months during the year. A, Mr. A could not occupy his unit for 6 months as he was transferred, मैं शॉर्ट में लिखा ट्रांसफर टू मुंबई, किसी कारण से वो मुंबई में ट्रांसफर हो गया था. He does not own any other house. The other income of ABC are 1,80,000, 1,90,000 and 2,10,000 respectively. ठीक है. Compute income from house property. बस इतना सवाल है आपका, थोड़ा सोच के करिएगा, हो जाएगा. मैंने इससे पहले आप लोगों को आइडेंटिकल यूनिट्स का भी क्वेश्चन कराया. इसमें ना आइडेंटिकल यूनिट्स और ओनरशिप का एक मिक्सड है. ट्राई करना, मुझे आंसर भी भेजना. एबीसी का तीनों का अलग इनकम आएगा. ठीक है, तो कैसे आएगा आप लोग कैलकुलेट करके बताना मुझे. लिख लिया सभी ने? या बाकी है सर? बोलो कि लिखा होएगा सर? यस सर. होएगा सर? तो ओके सर, ठीक है फिर. तो फिर आज इतना ही है. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक आप কোম্পানি যাওয়ার ক্লাস আছে তো না সন্ধ্যেবেলা कल कल इवनिंग को, फ्राइडे में जो कंपनी लॉ नहीं हुआ था उसका क्लास कल शाम को होगा. यस ना बोलो? ওকে স্যার ओके. স্যার বলছি हाँ नील বল. স্যার বলছি ওই সিএমএ থেকে আমাকে ইমেল করেছিল, তা বলছে যে ওটা প্রভিশন থেকে রেগুলারে শিফট করে দিয়েছে. হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ মানে রেগুলারে শিফট করে দিয়েছে বলছে. হ্যাঁ হ্যাঁ, তো রেজাল্ট তখন ছিল না, না তো ওই জন্য ওটা প্রভিশনে ছিল, তো রেগুলারই তো হবে. ও মানে এখন ওটা কমপ্লিট হয়ে গেল তার মানে পুরো? হ্যাঁ এখন কমপ্লিট হয়ে গেল. ও আচ্ছা, অ্যাডমিট কার্ডটা এখনো দেয়নি তার মানে? আমি চেক করেছিলাম. আচ্ছা, চেক করতে থাকবি. ঠিক আছে স্যার. ओके ओके. सनन बोलो. सर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या? एग्जाम का रजिस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान रखना सर, मैं तो भूल जाता हूँ. क्यों, कुछ मैसेज मिला है क्या इंस्टीट्यूट से, या फिर कहीं पर कुछ वीडियो देखा क्या? नो सर, वो ठीक है, अगर इंटर्नशिप का देखा था, लेकिन ये एग्जाम का तो कुछ नहीं था. नहीं, अभी तक तो मुझे कोई खबर नहीं आया. ठीक है, आप भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना, अगर होगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है, हाँ तो सर. इंस्टीट्यूट का जो ट्विटर होता है ना, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना सर. हाँ सर. ठीक है, मेरे को खबर आ जाएगा तो मैं भी बता दूंगा. यस सर. सर और एक चीज,
बोलो। सर अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा तो कैसे निकालते हैं? भूल गए वो वाला। तुम्हें समझा नहीं आ रहा है, वो बोलो। जीएबी स्टैंडर्ड रेंट अगर नॉट एप्लीकेबल दिया है तो जीएबी कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर नहीं करना, मतलब एमबीएफआर टेक दी हायर, हाँ सब सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड नहीं होगा तो जो हायर होगा वही होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके चलो।